नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BS साइंस वाला में। जो कि हम आप लोगों को लेके आए हैं एक वीडियो री एग्ज़ाम का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट पेपर है। इसमें जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट पेपर रहेगा। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होना है ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट पेपर हैं। तो इसलिए आप लोग सभी लोग लगाएं और इसमें नोटबुक पे नोट करते जाएं कि इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने रॉन्ग किए। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बताना है कार्यालय आदेश या अधिसूचना या अनुस्मारक या परिपत्र। तो इसका आंसर क्या है? परिपत्र। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को चारण काल कहा या फिर आदिकाल कहा, फिर वीरकाल कहा या बीजपन काल कहा। तो भाई जो बीजपन काल है इसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने आदिकाल कहा। ठीक है, इसी प्रकार अगला है, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? देखो, इनमें से एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो इनमें से जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए जनता या पानी या आकाश या हस्ताक्षर। तो जनता, पानी या आकाश एक वचन में होते हैं, लेकिन हस्ताक्षर भय और आंसू भय ये सभी बहुवचन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? देखो, जब हम इसका जीव के आधार पर करते हैं तो इसमें से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवृत स्वर। तो जो जीव के आधार पर करते हैं इसमें कौन सा नहीं आएगा? विवृत स्वर। कौन सा नहीं आएगा? विवृत स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ये विवृत हमारे ओंठों से बनता है और जी अग्र, पश्च और मध्य ये हम जीभ से में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? देखो, इसमें 5वां सही लिखा है, गांधी सही लिखा है, बांस सही लिखा है और आँख। आँख कैसा लिखा है? गलत लिखा है। तो इसका सही आँख का शुद्ध कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, आँख। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर है? आँख। इसमें क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। इसमें अशुद्ध विकल्प छांटना है। देखो, इसमें लिखा है महीना, पूजनीय, व्यंग और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो अशुद्ध है, अशुद्ध इसमें कौन सा है? अशुद्ध है व्यंग। क्या है? व्यंग। इसका व्यंग सही कैसे लिखते हैं हम? व्यंग ऐसे लिखते हैं, ये व्यंग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में कौन सी संधि है? देखो, स्वार्थ में दीर्घ संधि है या यड़ संधि है या फिर वृद्धि संधि है या फिर गुण संधि है? तो इसमें दीर्घ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ। स्वार्थ संधि विच्छेद क्या होगा? स्वधन अर्थ। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पावन कौन सी संधि है? अयादि, स्वर अयादि संधि है। तो इसका
जो संधि विच्छेद इसमें कौन सा है? पावन में पौधन अन या पौधन अन या पावधन अन या फिर पाधन अन, तो इसका सही है पौधन अन। अगला क्वेश्चन, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन में कौन सा समास होगा? तो अवयवी भाव समास है या तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास। देखो, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसमें कौन सा होता है समास? अवयवी भाव। आजीवन, आजन्मा, ये सब अवयवी भाव में आते हैं समास में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? देखो, हमें बताना है कर्मधारय समास कौन सा है। तो कर्मधारय समास इसमें साम्राज्य नहीं, हाँ, नील गगन, इसमें कर्मधारय समास कौन सा है? नील गगन, त्रिफला या पतझड़ या गांव शहर। तो कर्मधारय कौन सा है इसमें? कर्मधारय है नील गगन। नीला है जो गगन, जिसमें है जो लगे होते हैं वो कर्मधारय समास होते हैं। अगला क्वेश्चन, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम से कौन सा बना? देखो, सम उपसर्ग से हमें साम्राज्य दिखा रहा है क्या? सम्मुख, सम्राट या सामग्री। तो जो सम उपसर्ग से जो बना शब्द है वो कौन सा है? सम्मुख है। अगला क्वेश्चन, परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? भीतर या उल्टा या बाहर या आसपास। तो परा उपसर्ग का अर्थ है इसमें उल्टा। क्या है? उल्टा। परा उपसर्ग का क्या है अर्थ? परा उपसर्ग का अर्थ है, देखो, इसमें दूर होता है इसका, या अनादर या नाश या कम से बही उपसर्ग का अर्थ बाहर होता है, जबकि अंतर उपसर्ग का अर्थ भीतर होता है। तो इसका जो परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? उल्टा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृदंत शब्द कृत धन प्रत्यय का उदाहरण बताओ। कृदंत शब्द का उदाहरण क्या है? कृदंत शब्द का इसमें उदाहरण सीधा सीधा है क्या? धनवान या नमकीन या नीलमा इसमें है। कृदंत शब्द का खेल क्रिया से संबंधित है खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप बताएं। देखो, दृश्य, अच्छी या दृष्टिका या दर्श। तो इसमें आंख का तत्सम जो रूप है वो क्या है? अच्छी। क्या है? अच्छी है। ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? इसका आंसर बताओ। तद्भाव में या तत्सम में या संकर में। तो विसर्ग का उपयोग हमारा तद्भाव में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, चौथा का तत्सम बताओ। चतुष्पद या चतुष्क या चतुष्काठ या चतुर्थ। तो चौथा का जो तत्सम है वो चतुर्थ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द बताएं। धूम्र का तद्भव जुगा या धुआं या भौरा या मक्खी। तो धूम्र का तद्भव शब्द है क्या? धुआं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के, देखो, एक तो योगरूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर जो भेद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर भेद 4 प्रकार के होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं, ये बताना है हमें। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः शब्द के 3 भेद होते। कौन से? रूढ़, योग तथा योगरूढ़। और इसमें कुछ लोग बताते हैं कि वासुदेव थे, कौन से थे? वासुदेव नंदन प्रसाद ने 4 भेद बताए। वो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज मानते हैं। लेकिन
रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये हैं व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद। ठीक है, कितने हैं? 3। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य की रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताएं। देखो, स्वतंत्रता जातिवाचक संज्ञा है? नहीं। गुणवाचक है? नहीं। लेकिन कौन सी है? ये भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता में भाव है तो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। आप अंदर आकर बैठिए। देखो, पुरुषवाचक में आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें कौन सा है? देखो, उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम, तो इसमें कौन सा पूछ रहे हैं? पुरुषवाचक पूछ रहे हैं ना, तो इसमें पुरुषवाचक में कौन सा है? आप अंदर आकर बैठिए। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक है आप। अगला क्वेश्चन है क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें क्रिया बताना है। तो क्रिया इसमें कौन सी है? देखो, हिंदी या बहन या सीखती है या भाषा, तो सीधा सीधा है कि सीखती है यही क्रिया है। अगला क्वेश्चन, आहा विस्मयादिबोधक आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। आहा आप आ गए, इसमें कौन सा शब्द है? आहा आप आ गए, तो इसका है, बताओ, संज्ञा है या सर्वनाम है, अवयव है या विशेषण? तो जो आहा है, जो क्या है? अवयव है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? समुच्चय बोधक का, क्रिया विशेषण का, या संबंध बोधक का, या विस्मयादि बोधक का? तो हमें ये बताना है कि किस भेद का उदाहरण है? सखियों सहित। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है समुच्चय बोधक या फिर क्रिया विशेषण या संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा संबंध बोधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अनेक का अर्जुन है क्या? सेना है क्या? अग्नि है क्या? घोड़ा है? इसका पर्यायवाची अनेक का है सेना। क्या है? अनेक का पर्यायवाची क्या है? सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अग्रज का विलोम शब्द बताएं। अग्रज का विलोम शब्द है अछत है, या अतुल है, या अनुज है, या अटल है? तो इसका सीधा सीधा अग्रज का विलोम शब्द है, क्या है? अग्रज का विलोम शब्द है अनुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या है? दीर्घायु का विलोम शब्द चिरायु है, या फिर अल्पायु है, या फिर नश्वर है, या क्षणक है? तो दीर्घायु का विलोम है सीधा सीधा अल्पायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस वर्ष हिंदी साहित्य की डैश कुछ अवरुद्ध रही हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुनो। देखो, इस वर्ष हिंदी साहित्य की उन्नति कुछ अवरुद्ध, या प्रगति, या फिर वृद्धि, या विकास? तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? इसमें सीधा शब्द आएगा हमारा प्रगति। कौन सा आएगा? प्रगति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ। अब आज तक नहीं हुआ, डैश लगा ना, डैश नहीं हुआ, तो आकार या निराकार या साकार या स्वीकार? तो सीधा इसका आंसर है कि गांधी जी का
राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द क्या है? दुस्सह है या साध्य है या फिर श्रम साध्य है या साधनहीन है? तो जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द आता है सीधा सीधा असाध्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है वैष्णव या आशातीत या जिज्ञासु या कुलीन। तो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। क्या कहलाता है? जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है हमारा अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? तो अंधेर नगरी का अर्थ है राजविहीन। अंधेर नगरी क्या अर्थ है? अंधेर नगरी का अर्थ है राजविहीन स्थान, अन्याय की जगह जहां अंधेरा हो या सुनसान जगह। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है अन्याय की जगह। क्या है? अन्याय की जगह। अगला क्वेश्चन चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना क्या? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि काम में लाना, मूर्खता ना दिखाना, घबरा जाना या कभी ना आना। तो चौकड़ी भूल जाने का अर्थ है सीधा घबरा जाना। अगला क्वेश्चन है अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ बताएं। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ऊंचे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची व्यक्ति, और अगला अकेला आदमी मजबूर होता है। तो अंधों में काना राजा का क्या है? ऊंचे व्यक्ति में ऐंठन होती है या बहुत ही लालची या गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो सीधा सीधा है अंधों में काना राजा का मतलब गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सलमा घर जाती है वाक्य है। सीधा सीधा बताओ सलमा घर जाती है ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है या फिर निषेधात्मक वाक्य है या आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य? सलमा घर जाते सीधा सीधा कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। इसमें शुद्ध क्या है बताओ? आप लोग बताइए जल्दी से। तुम अपना काम करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? देखो राम आम खाता है तो इस पे राम क्या है? राम क्या है? कर्ता। आम क्या है? कर्म। खाता क्या है? क्रिया। तो हमारे जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। कौन कौन? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें कौन सा वाच्य है आप लोग बताइए जिसमें जिसकी प्रधानता होती है तो वही वाच्य होता है। तो इसमें राम आम खाता है तो राम की ज़्यादा प्रधानता है। तो राम की ज़्यादा प्रधानता होने के कारण इसमें कौन सा वाच्य आ गया? कृतवाच्य। कौन सा? राम क्या है? करता है तो कर्ता से कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है। कहाँ गया? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा उसने टेढ़ी चाल चली कहाँ? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा
कारक है? कर्म कारक या संबंध कारक या अधिकरण कारक या कर्ता कारक? आप लोग बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक या कर्म कारक या संप्रदान कारक या अपादान कारक? तो बिल्ली छत से अलग हुई ना, तो उसमें अपादान होगा। जहाँ अलग होने का भाव होता है उस वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? कहाँ गया जल्दी से। हाँ, निम्न में इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्री लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? देखो, मर्दाना या बुढ़ापा या भेड़ा या विधुर? इसमें सिर्फ भेड़ में हमने बड़या का डंडा लगा दिया तो भेड़ा बन गया। ये है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग से बना है डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पर्वत या ख्याति या मोती या पत्थर? तो भाई साहब, पर्वत, मोती, पत्थर ये तो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ख्याति। अगला क्वेश्चन, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल? इन तो ये किसको प्रदर्शित करता है? देखो, मैंने आम खाया है, खाया तो है तो भविष्य की बात तो होगी नहीं, खा रहा है तो वर्तमान की बात नहीं है, तो भूतकाल। देखिए कौन सा भूतकाल? आसन, अभी अभी किया है, आसन भूतकाल है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। देखो ऑप्शन क्या है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो हमें गुणवाच्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है? गुणवाच्य बताना है। गुणवाच्य बचाना, आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसका है वह नटखट। देखो उसमें नटखट बालक पहले के गुणवाचक शब्द दे दिए ना, तो नटखट, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? नटखट। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूजनीय, अहिल्या, अंतर्ध्यान। देखो पूजनीय भी गलत लिखा है, अंतर्ध्यान भी गलत लिखा, अहिल्या भी गलत लिखा, लेकिन सही क्या है? द्वारका। ठीक है, इसमें जो पूजनीय लिखा है वो ऐसा पूजनीय होता। ठीक है, और जो अंतर्धान लिखा है वो अंतर्धान ऐसा होता। जो अहल्या लिखा है, जो अहल्या ऐसा सही होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सही है? द्वारका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कौन? देखो प्राकृत है या पाली है, अपभ्रंश है या वैदिक संस्कृत है? तो आप लोगों को बताना है जो प्राचीन आर्य भाषा है जो हमारी कौन सी है? बताइए आप लोग जल्दी से बताओ कौन सी है, बताओ। वैदिक संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत? इसमें कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है भाई लोग? आपको पता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। पंजाबी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? बताओ। प्रशासनिक कार्रवाई या प्रशासनिक एकता या प्रशासनिक सुविधा या प्रशासनिक नियंत्रण? सीधा अर्थ है प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं किससे? इंट्रोगेटिव से या एक्जुअली वर्ब से या फिर इन्फिनेटिव से या फिर फाइनेट वर्ब से? तो हमेशा जब हाँ या ना में देना हो तो एक्जुअलरी वर्ब से करते हैं। ठीक है,
तो आज की हमारी 50 क्वेश्चन पूरी हुई है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर करो और हमारे चैनल BS साइंस वाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ इस पर नए नए सेट पेपर लेके आएंगे। जो अभी तो वीडियो की चला रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद थोड़े दिनों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की चलाएंगे। इस प्रकार सभी परीक्षाओं के हम सेट पेपर चलाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादातर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।